आज टाइपिंग करवाए हैं, इसको मटेरियल बना के टाइपिंग करवाए हैं। तो शब्द की परिभाषा, तो शब्द की परिभाषा है कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को, है ना, वर्ण का जो समूह है, अल्फाबेट का जो ग्रुप है, उस अल्फाबेट के ग्रुप से जो एक शब्द बना, वर्ड बना, और वो मीनिंगफुल अगर वो होता है वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, तो वो शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं, जैसे घोड़ा, पुस्तक, कमल इत्यादि। ये बंधु ये शब्द हो गया और ये शब्द का परिभाषा हो गया, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि अर्थ को प्रकट, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। मतलब निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है बंधु, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है शब्दों का वर्गीकरण। हालांकि आपको कई जगह पर 5 भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से परीक्षोपयोगी जो है ये 4 ही होते हैं। व्याकरण किताब जब खोलिएगा तो आपको 5 भी उसमें मिलेगा, है ना। तो सबसे पहला जो है वो आप उत्पत्ति के आधार पर है। सबसे पहला क्या बंधु, यह है उत्पत्ति के आधार पर, है ना। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, और तीसरा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो इन सब को बंधुगण एक एक करके जो है हम डिफाइन करेंगे, और भरसक बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किए हैं। हम भी बहुत स्टडी करके जो हमको सबसे इजीएस्ट शब्द मिला, है ना, वाक्य मिला, हमने उसको अपने हिसाब से, है ना, उसको कन्वर्ट किया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग, उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के डैश भेद होते हैं, तो आपको बताना होगा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी कह लीजिए या विदेशज शब्द कह लीजिए। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है बंधु। तो उम्मीद करता हूं ये आपको याद हो गया होगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, एक एक करके डिफाइन भी करेंगे। तो तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ, अब तत्सम की हम परिभाषा आपको बता देते हैं, है ना। तो इसके लिए हम आपको कह सकते हैं तत् जोड़ सम, मतलब ज्यों का त्यों। तत्सम मतलब ज्यों का त्यों, मतलब उसके समान, ज्यों का त्यों। तो तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है तत् मतलब उसके, और सम मतलब समान, अर्थात उसके समान। अब क्या होता है तत्सम, आपको जब हम ये पढ़कर के सुनाएंगे बंधु, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में वो सेट कर जाएगा। और हम सेट करने के लिए ही आए हैं आपके दिमाग में पूरी तरह से। इसको हम चाहते हैं कि हम इस तरह से डाल दें कि परीक्षा के बाद भी अगर आप मतलब इसको आप याद रख पाएंगे, है ना। परीक्षा के बाद भी, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, परीक्षा के बाद भी आप इसको याद रख पाएंगे बंधु। ठीक है, दूसरी बात, किसी के बहकावे में नहीं आना है। सक्षमता परीक्षा को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम नहीं भरना है। आप देख चुके होंगे बंधु, हमेशा हम लोगों को छला गया है। तो इस बार छलने से कोई छल ना सके, इसके लिए अपने आप को मजबूती से तैयार रखिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। दाना फेंकने वाला जो है ना, दाना फेंक चुका है, ठीक है, कि नहीं भरना है। लेकिन बंधु ऐसी गलती मत करिएगा। बीपीएससी टीआरई 1 नहीं भर करके गलती तो कर चुके, है ना। 39-38 पर भी सिलेक्शन हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं बंधु,
तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है तत् और जोड़ सम अर्थात उसके समान। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो आपको हम जो सबसे पहला क्लास है मेरा हिंदी भाषा का विकास, वहां पर आपको मिलेगा, है ना। एक क्रमबद्ध तरीके से हम बताए हैं उसको कि हिंदी का विकास कहां से हुआ। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा में हुई और बाद में वो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे। याद रखिएगा कि बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे तो ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और दूसरा पॉइंट है बंधु इसका बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जाता है उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो आप इससे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जिनकी फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं बंधु, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति कहां हुई संस्कृत भाषा में हुई और बाद में वे शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के, इसको याद रखिएगा, बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे तो ऐसे ही शब्दों को तत्सम शब्द कहा गया बंधु। और सेकेंड पॉइंट आपको और अच्छा से क्लियर कर देगा कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में, इसको याद रखिएगा, ज्यों का त्यों किया जाता है उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे बंधु लोग यहां उदाहरण है पुष्प, जैसे उदाहरण है पुस्तक, जैसे पृथ्वी, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, ये सारे है ना ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं और ये हिंदी में प्रयुक्त किए जाने लगे हैं। तो ये तत्सम शब्द हुआ। आपको हम ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे तत्सम को और तद्भव को। 4-5 ट्रिक बताएंगे और परीक्षा में अधिकांश प्रश्न जो है बंधु अगर ये शब्द विचार से पूछे जाते हैं तो तत्सम तद्भव से बहुत ज्यादा संख्या होती है प्रश्नों की। चाहे आप सक्षमता परीक्षा की बात करिए, बीपीएससी एग्जाम का बात करिए, आप यूपी दारोगा एग्जाम देख लीजिए, यूपी टेट एग्जाम देख लीजिए, हिंदी में जो प्रश्न पूछा गया है वो तत्सम तद्भव शब्द विचार से अगर क्वेश्चन उठता है, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ के से भी ज्यादा अगर उठता है तो तत्सम और तद्भव से उठता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब तत्सम तो हमको लगता है आप क्लियर हो गया होगा। अब तद्भव को समझिए कि तद्भव शब्द का क्या अर्थ है। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए हों। ध्यान दीजिएगा कि जिनकी उत्पत्ति उसमें क्या था, ज्यों का त्यों, सेम टू सेम, है ना, सेम टू सेम, हूबहू प्रयोग। संस्कृत शब्दों का हिंदी में हूबहू प्रयोग है ना, वो तत्सम कहलाया। लेकिन यहां क्या है बंधु, यहां याद रखिएगा कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति कहां संस्कृत भाषा से हुई लेकिन वो रूप बदलकर, यहां क्या ज्यों का त्यों नहीं, रूप बदलकर हिंदी में आ गए हों, ऐसे शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाएंगे, है ना। मतलब संस्कृत से हिंदी में आया। याद रखिएगा हम क्या बोले, तत्सम ज्यों का त्यों, मतलब संस्कृत शब्द को जैसा संस्कृत में था वैसा ही हिंदी में यूज करने लगे तो तत्सम, और जैसा संस्कृत में था और हिंदी में उसको रूपांतरित कर दिए, जैसे अग्नि को रूपांतरित कर दिए आग में, है ना, ओष्ठ को चेंज कर दिए ओठ में, ठीक, तो वो हो गया आपका तद्भव। ठीक, जैसे यहां देखिए दुग्ध, दुग्ध को बना दिए दूध, तो ये तत्सम, ये तद्भव। कर्पूर, ये कर्पूर का कपूर, हम लोग एक श्लोक भी है, कर्पूर गौरंग करुणावतारंग संसार सारंग भुजगेंद्र हारम, है ना, श्रद्धा वसंतं हृदय अरविंदे,
ठीक, ये तो है, आप पढ़े भी होंगे इसको। तो कर्पूर से कपूर बना। नेक्स्ट है कार्य, कार्य से काम, और अग्नि से क्या बन जाता है बंधु, आग। तो याद रखेंगे आप लोग इसको कि तत्सम ज्यों का त्यों, सेम टू सेम, हूबहू कह सकते हैं, और तद्भव संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित हो जाता है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते बंधु। देशज शब्द का क्या अर्थ है, देशज, इससे भी प्रश्न आते हैं। तो लोकल स्तर पर, लोकल यानी कि स्थानीय बोलियों में प्रयुक्त होते होते जो है वो शब्द हिंदी में यूज किया जाने लगा हो। अगर आप अंगभाषी क्षेत्र के हैं तो देखते होंगे कि आपको जब कोई शब्द नहीं मिलता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग क्या बोलते हैं, अथी, अथी बोलते हैं ना, आप ध्यान करिएगा, अंगिका भाषी क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अथी कहां छे, मतलब वो जिस चीज के बारे में हमको ध्यान नहीं है, तो अथी कहां छे, अथी कुछ का है छलियो, नहीं समझे बात को। तो मतलब स्थानीय बोली है ये। भभुआ साइड में अथुआ बोलते हैं, अथुआ, है ना, भभुआ में हम रहे थे तो वहां क्या बोलते हैं, अथु या अथुआ बोलते हैं, ठीक है। तो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आ गए वैसे शब्द जो है वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, जैसे डिबिया, हम तो डिबिया में पढ़ाई भी किए हैं भाई, एक समय डिबिया लालटेन में पढ़ाई किए हैं, है ना। और आप लोग भी, आप लोगों को भी याद होगा कि शीशा मिलता था, डिबिया में नहीं, लालटेन में शीशा मिलता था, उसको राख से डाल करके उसको हम लोग चमकाते थे। अब बत्ती काटते थे, याद आया वो पुराना जमाना, बत्ती काटते थे, गोल गोल बत्ती। और जिस दिन साफ नहीं होता था पिताजी धुलाई भी करते थे, ये साफ क्यों नहीं किया है कि नहीं। तो याद दिला दिया आपको पुराने समय का। तो लोटा, है ना, पगड़ी, इडली, डोसा, ये दक्षिण भारत का वर्ड हो गया। समोसा, तो ये क्या है बंधु, ये देशज शब्द है। स्थानीय बोलियों से अब धीरे धीरे इसको हिंदी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और ये सब शब्द कैसे एक्सेप्ट होता है, आप जल्दी से मेरे पिछले वीडियो पर जाइए, वहां पर आपको निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, है ना। हम उसमें बताए हैं कि जब किसी सक्षम लोग के द्वारा, सक्षम कवि के द्वारा, है ना, उसको अगर मतलब उसको यूज किया जाने लगा बड़े पैमाने पर, तो वो जो है ना वो शामिल कर दिया जाता है, वो भाषा का अंग बन जाता है बंधु, है ना। तो यह पहला चैप्टर में इसको हम क्लियर किए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देशज तो आप समझ में आ गया होगा आपको, और विदेशज से भी आपको समझ में आ गया होगा कि विदेशज शब्द का मतलब क्या, विदेश से बना है विदेशज, मतलब वैसा शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हों उसको विदेशज कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द जो भारत से बाहर के देशों की भाषाओं में से है, लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए। फिर से हम कह रहे हैं इस बात को कि वो बाहर के देशों की भाषा है, लेकिन प्रयुक्त जो हुआ है ज्यों के त्यों, मतलब सेम टू सेम हिंदी में प्रयुक्त हो गया है, वो शब्द विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं बंधु, है ना। ये शब्द कहां कहां से लिए गए हैं, ज्यादा तो हम नहीं ले पाए हैं क्योंकि आपको शॉर्टकट में बताना था। तो ये विदेशी शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए बंधु आपको समझाने के लिए, जैसे अंग्रेजी कॉलेज, साइकिल, है ना, फारसी में नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल आदि, अरबी में औलाद, कत्ल, खत, फकीर इत्यादि, है ना। तो ये समझाने के लिए पर्याप्त है, ये विदेशी। और आपको पता है कि जो वर्ण, आप ध्यान रखिएगा इस बात का, शायद हम पीछे चर्चा किए हो या ना किए, हमको भी याद आ गया तो बता देते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, कॉलेज के ऊपर ये अर्धचंद्र बिंदु है, ठीक है ना, ये अर्धचंद्र बिंदु है, इसको आगत वर्ण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछ सकता है ना, कि आगत वर्ण कौन कौन सा है। तो हम बताए थे उसमें ये सब, है ना, ये फलक, है ना, जहां इसका भी यूज होता है, कंठ का भी, फलक, है ना,
जीभ का पार्श्व हिस्सा, पीछे का हिस्सा ऊपर की ओर उठता है, इपिग्लॉटिस से जिसको हम लोग यूज करते हैं। अंग्रेजी के छात्र हैं, थोड़ा सा हिंदी भी आ जाता है इन्फ्रेंस से ये, ठीक है। और हिंदी भी मेरा एमए चल रहा है, फाइनल ईयर में है। तो आगे देखते हैं बंधु, रचना। और अब आगे जो है ये तो उत्पत्ति के आधार पर हो गया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब हम आपको स्पष्ट बताने जा रहे हैं रचना के आधार पर शब्दों के भेद, रचना के आधार पर। तो याद रखिएगा, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर कितना हो गया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। फिर रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो तीनों को हम डिफाइन कर देना चाहते हैं आपके समक्ष, बहुत शॉर्ट में है, लेकिन हम एक ट्रिक बताना भूल गए आप लोगों को, तत्सम तद्भव को कैसे पहचानिएगा। अच्छा खैर कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट में हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होता है, तो ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो वो निरर्थक हो जाते हैं। जैसे राम है, तो रा और मो को अलग अलग कर दीजिए तो वो निरर्थक हो गया, लेकिन राम अगर है तो राम है, कोई व्यक्ति है ना, भगवान है। जल है तो ज को अलग कर दीजिए, ल को अलग कर दीजिए तो क्या हो गया आपका, वो निरर्थक हो गया, ज अल्लाह निरर्थक हो गया। लेकिन जल लगा रहे तो मतलब पानी है। तो याद रखिएगा इस चीज को, रूढ़ है ना। तो अब सेकंड नंबर में है यौगिक। रूढ़ के बाद है यौगिक, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। याद रहेगा बंधु कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। लेकिन बंधुगण इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को कि दोनों ही शब्दों का अपना अपना अर्थ होगा, दोनों ही शब्दों का अपना अपना अर्थ होगा। याद रखेंगे इस बात को, है ना। जैसे स्वदेश, शीश महल, मतलब शीश मतलब शीशा, शीशा का महल, शीश महल। स्वदेश, स्व मतलब अपना और देश मतलब देश, अपना देश, स्वदेश, है ना। देवालय, देव जोड़ आलय, जहां देव रहते हो देवालय। कुपुत्र, कु जोड़ पुत्र, कु मतलब बुरा, पुत्र मतलब बेटा, बुरा बेटा, है ना, कुपुत्र। और सुपुत्र मतलब अच्छा बेटा, सु मतलब अच्छा, पुत्र मतलब बेटा। तो इस तरह से विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। अनुपयुक्त, अनु जोड़ उपयुक्त, है ना, अन्न जोड़ उपयुक्त। तो ये यौगिक शब्द हो गया बंधुगण। आगे देखते हैं, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें ध्यान रखिएगा कि दोनों शब्द जो टूटेंगे तो दोनों का मीनिंग होगा। ध्यान रखेंगे कि यौगिक में दोनों शब्द टूटने से दोनों का अर्थ प्रकट होना चाहिए, तो वो यौगिक कहलाएगा। रूढ़ मतलब अगर तोड़ गई रूढ़ को तो उसका वो निरर्थक हो जाए, वो रूढ़। और दोनों का तोड़ने के बाद दोनों का मीनिंग निकल आए, वो यौगिक। और योग रूढ़ देखिए बंधु, है ना, योग रूढ़ क्या होगा, तो ऐसे शब्द जो कि इन्हीं दो शब्द के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हो। क्या समझे कि दो शब्द के योग से बने हो और बन जाने पर किसी विशेष अर्थ का, अभी उदाहरण देंगे बंधु, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो वे शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं, है ना। जैसे नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, किसकी बात कर रहे हैं आपको पता चल गया होगा, हम भगवान शंकर की बात कर रहे हैं। पंकज मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, है ना, अर्थात कमल की हम बात कर रहे हैं। दशानन, दस हो आनन जिसके, है ना। चतुर्भुज, चार हो भुजाएं जिसकी। लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, मतलब गणेश जी, है ना बंधु। तो ये योग रूढ़ कहलाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है और योग रूढ़ क्या है, ठीक है। तो अब रचना के आधार पर भी देख लिए, व्युत्पत्ति के आधार पर भी हमने शब्दों का भेद देख लिया। अब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपको ज्यादातर प्रश्न जो है तत्सम, तद्भव
और वो जो पढ़ा है उससे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ से आने वाला है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर अब शब्द के भेद देखिए। तो अर्थ के आधार पर दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं? स जोड़ अर्थ मतलब सार्थक, जिसका अर्थ निकले वो कहलाता है सार्थक। तो वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गुलाब, आदमी, विषय, घर, पुस्तक, है ना, इससे अर्थ निकल रहा है ना। लेकिन अब निरर्थक की बात करेंगे। अब गुलाब है तो गुब, इसका कोई अर्थ निकला? गुब मतलब गुला, कोई अर्थ निकला? विषय, विय, कोई अर्थ निकला? है ना। पुस्त, पुस्तक नहीं पुस्त, कोई अर्थ निकला? तो जिसका अर्थ निकले वो सार्थक, और जिसका अर्थ ना निकले वो कहलाएगा निरर्थक। निरर्थक मतलब निह जोड़ अर्थक, मतलब निरर्थक, जिसका कोई, है ना, अर्थ ना हो। जैसे वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो, यानी शब्द अर्थहीन हो, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देना तो ठीक है लेकिन वेना, रोटी तो ठीक है लेकिन वोटी, है ना, खाना वाना। हालांकि आप इसको गहराई जाइएगा ना तो ये हम लोग लिंग्विस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है एमए में, तो उसमें पढ़े थे, इसको रीडुप्लीकेशन कहते हैं, है ना, रीडुप्लीकेशन कहते हैं इसको, है ना। वो इंग्लिश की बात है, इसको रीडुप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, कर कुटुम, पर पहुना, है ना, द्वार देहात, मर मिठाई, ऐसे होता है। ठीक, तो उसको रिडुप्लीकेशन कहते हैं, तो वो अलग चीज हो गया। लेकिन ये निरर्थक शब्द, जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले उसको कहते हैं निरर्थक शब्द। आगे बढ़ते हैं। अब प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, है ना, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द क्या होता है हम लोग देखते हैं आगे स्लाइड में। देखिए विकारी शब्द क्या होता है। विकारी शब्दों को जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वाक्यों में लिंग, कारक और वचन आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। क्या बोले, इसको ध्यान में रखिएगा कि लिंग, कारक और वचन इत्यादि के कारण जो है अनुसार जो है परिवर्तन हो जाता है। जैसे, है ना, लिंग के अनुसार, है ना, लिंग कितने होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मुख्य रूप से, है ना। तो इसमें लड़का पढ़ता है, और पढ़ता है लड़का अगर है तो यहां पढ़ता हो गया, और लड़की है स्त्रीलिंग है तो पढ़ती हो गया। यहां देख रहे हैं आप, बदलाव हो गया, है ना, लड़का पढ़ता है और लड़की पढ़ती है, तो लिंग के अनुसार से बदलाव हो गया, है ना। फिर वचन, वचन कितने? एक वचन और बहुवचन, है ना। संस्कृत में द्विवचन भी होता है, इंग्लिश में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है केवल। तो वचन, जैसे लड़का पढ़ता है ना, तो लड़का हो गया क्या? एक वचन, केवल एक लड़का, और लड़के बहुवचन, तो यहां पढ़ता है तो यहां पढ़ते हैं हो गया। क्या कोई दिक्कत? और कारक की जहां तक बात करें, कारक तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो कारक का भी वीडियो आगे बनाएंगे। तो लड़का पढ़ता है ना, लड़का पढ़ता है, और कारक में वो कौन व्यक्ति लगा है? कर्ता ने कर्म को करण से, याद होगा आपको कारक की विभक्ति, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए पदान से, संबंध का की के, है ना, इस तरह का वो चैप्टर अलग से उसका वीडियो बना देंगे। लड़का पढ़ता है और लड़के को पढ़ने दो, यहां देखिए एक विभक्ति का प्रयोग हो गया, किसको पढ़ने दो? लड़के को पढ़ने दो। तो विकारी शब्द क्या हुआ? तो विकारी शब्दों को जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वाक्यों में लिंग, कारक और वचन आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसको कहते हैं हम लोग क्या? विकारी। विकारी मतलब जिससे विकार उत्पन्न हो, है ना, उसके वजह से परिवर्तन हो जाए, उसको कहते हैं विकारी, है ना। और इसी का अपोजिट होता है अविकारी, जिससे परिवर्तन हो जाए, है ना, उसको विकारी, और जिससे परिवर्तन ना हो उसको कहते हैं अविकारी। ठीक है ना। तो यहां देखिए, अच्छा ये देख लीजिए, पूछता है एग्जाम में इस तरह से,
इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, लेकिन यह पूछ सकता है कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दे देगा, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, है ना। तो आपको याद रखना होगा कि विकारी शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है और क्रिया होता है। याद रखेंगे इस चीज को, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। कोई दिक्कत इसमें आपको? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको, है ना। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो याद रखेंगे, ठीक। और अविकारी शब्द, अब आज का अंतिम जो है शब्द विचार यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो हमने बहुत प्रयास किया आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स देने का, शॉर्ट में पूरा अच्छा से, मतलब इसको आप बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको जितने चीज की जरूरत है, जितना एग्जामिनेशन में आता है परीक्षा में, वो यहां पर आपको सारा मटेरियल अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। अविकारी शब्द क्या होता है? तो विकारी शब्दों के विपरीत ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक आदि के बदलने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। किंतु, तथा, परंतु, अधिक, धीरे, तेज, इस पर असर पड़ेगा। ना तो किसी स्त्रीलिंग का असर पड़ना है, ना पुल्लिंग का असर पड़ना है, ना कारक के किसी विभक्ति का असर पड़ना है, और ना ही जो है वचन का असर पड़ना है कि एक वचन है कि बहुवचन है। इन सब शब्दों पर कोई असर नहीं पड़ना। तो जिन पर असर ना पड़े वो अविकारी, और जिन पर लिंग, वचन, कारक का असर पड़े वो विकारी। विकारी, विकार शब्द उत्पन्न हुआ, विकार मतलब परिवर्तन कर देने वाला, है ना। तो आज शब्द जो चैप्टर है, तीसरा अध्याय, महत्वपूर्ण अध्याय, वो समाप्त हो चुका है। और बहुत ही आशा और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे और परीक्षा में पूरा अच्छा से लिख करके आएंगे। अब हम इसके आधार पर आपको ऑब्जेक्टिव्स कराने जा रहे हैं। जैसे संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो तत्सम कहलाते हैं, ठीक है, वो तत्सम कहलाते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो गोधूम ये जो है ये तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसका उत्तर होगा मुंह, है ना। इसका उत्तर क्या होगा? मुंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वानर का तद्भव रूप है बंदर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वानर का तद्भव रूप क्या है? बंदर। आगे देखते हैं, दर्शन का तद्भव रूप है ये सोनो, दर्शन, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट या अजीब। ये आपका उद्गम शब्द जो है ये तत्सम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें बिच्छू जो शब्द है ना, ये बिच्छू शब्द तद्भव है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? नित्य, नाच, श्रृंगार, सिंगार, चक्षु, आंख या दधी, दही। तो चक्षु और आंख, है ना। आगे बढ़ते हैं, पहचान का तत्सम शब्द है क्या? प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान ये पहचान का तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घृत, अतिन, दुग्ध या आंसू। ये तत्सम नहीं है। अगला प्रश्न है, देश में जन्मा शब्द कहलाता है विदेशी या आगत या देशज या इनमें से कोई नहीं। ये बता चुके हैं बंधु, देशज इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, गाड़ी शब्द है विदेशी या देशी या आगत या विदेशज। तो ये देशी शब्द है।
अगला स्लाइड है, विदेशी भाषा में आए शब्दों को क्या कहते हैं? देशी, विदेशी, आगत या यौगिक? तो हम बताए अभी जस्ट कि आगत कहते हैं उसको। अगला है, निम्न में मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है हवालात, रेल, बाड़ा या गिलास? क्या होगा इसका आंसर? हवालात होगा इसका आंसर बंधुगण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्द समूहों में से देवशज शब्द का उदाहरण है डोंगी चेला, भात अन्नास, पैसा वोट, समय मलेरिया। तो बंधु इसका सही आंसर होगा डोंगी चेला, डोंगी चेला। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्द समूहों में से विदेशज शब्द का उदाहरण है, कौन सा है बता सकते हैं? औजार चिड़िया, तेंदुआ जूता, रोड़ा बुलबुल या एहसान कमाल? तो इसका आंसर होगा एहसान और कमाल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है औरत, अल्लाह, अक्ल या आवाज? याद रखिएगा बंधु, इसका करेक्ट आंसर होगा आवाज, है ना। अगला प्रश्न है, अलमारी शब्द है, कौन सा शब्द है अलमारी? अरबी है या फारसी है या पुर्तगाली है या पश्तो है? ये है पुर्तगाली शब्द। कौन सा है? पुर्तगाली शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द है अंग्रेज, रूबल, पठान या बहादुर? तो ये अंग्रेज जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है बंधु। आगे देखते हैं, उर्दू, कलगी, पाश किस भाषा के शब्द हैं? तो अरबी है, फारसी है, तुर्की है या जापानी है? तो बंधु ये तुर्की है, ठीक है। अगला है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? पढ़ा चुके थे बंधु, ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। आगे देखते हैं, जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द या यौगिक शब्द या योगरूढ़ शब्द या उपसर्ग? तो इसका आंसर होगा रूढ़ शब्द, है ना, कोई भी खंड सार्थक नहीं होता। वैद्यशाला शब्द है योगरूढ़, यौगिक, अयौगिक या रूढ़? क्या हो सकता है बता सकते हैं? योगशाला, वैद्यशाला, वैद्य प्लस शाला, है ना। तो ये दोनों को तोड़ने के बाद अलग अलग अर्थ दे रहा है, तो ये हो गया यौगिक। और योगरूढ़ किसको कहते हैं? वैसा यौगिक जो दो को जुड़ने के बाद वो तीसरा अर्थ प्रकट करने लगे, वो योगरूढ़ कहलाता है बंधु। अगला प्रश्न है, जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या ये सभी? तो बंधु इसका उत्तर होगा योगरूढ़ शब्द, है ना। उसके बाद अंतिम प्रश्न आज का, रूढ़ शब्द का चयन कीजिए, राजनीतिक, चक्रपाणी, त्रिकोण या गरल? ये गरल जो है ना बंधु, ये क्या है? ये है रूढ़ शब्द, क्योंकि इसमें राज, नैतिक, चक्र जोड़ पानी, अत्रि जोड़ कौन, है ना। लेकिन ये गरल जो है रूढ़, इसको तोड़ेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, लेकिन इन सब का अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो बंधु ये 25 प्रश्नों का सेट था ऑब्जेक्टिव। आपको पता है कि हम थियरी विथ प्रैक्टिकल करा रहे हैं, मतलब थियरी भी दे रहे हैं आपको समझा भी रहे हैं कि ग्रामर में जो शब्द विचार है वो क्या है, वर्ण विचार वो क्या है, हिंदी भाषा का विकास के बारे में भी चर्चा किए हैं सबसे पहले क्लास में। तो इस तरह से हम लोग इसको, है ना, कंप्लीट कर चुके हैं।